भारत एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर कई नदियाँ इतिहास के रूप में मिलती है। यानी कई जगहों से भारत में लोग आए और यहाँ पर समाहित हो गए। उनमें से एक थे मुगल। मुगल मूलत अफगानिस्तान के निवासी थे, लेकिन यहाँ पर भारत में आए और भारत के रीति रिवाज और संस्कृति में विलीन हो गए और यहीं पर रहकर शासन भी किया। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि बाबर को भारत आने में किन किन परिस्थितियों का और किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ा। बाबर फरगना का शासक था। वह अल्पायु में शासक बना था क्योंकि उसके पिता उमर शेख की मृत्यु कबूतरों की उड़ान का आनंद लेते वक्त पैर फिसल जाने से हो गई थी। उसके बाद बाबर फरगना का शासक बना। बाबर के अल्पायु होने के कारण उसके चाचा अहमद मिर्जा और उसके मामा महमूद खान ने बाबर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बाबर की सेनाओं ने दृढ़ प्रतिरोध के साथ इन दोनों को खदेड़ दिया। लेकिन आने वाले समय में इन दोनों ने बाबर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समय के साथ साथ बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर कई शासकों ने, कई सुल्तानों ने आक्रमण करके बाबर को कमजोर कर दिया था और एक समय बाबर ने फरगना का शासन छोड़ दिया। बाबर के यहाँ तक बुरे दिन आ गए कि बाबर को रोटी भी गांव वालों से मांग कर खानी पड़ती थी। इन विषम परिस्थितियों में भी बाबर ने साहस नहीं खोया और अपनी सेना एकत्रित करके काबुल पर अधिकार कर लिया। लेकिन फरगना और समरकंद, जो बाबर के पुश्तैनी राज्य थे, उन पर ईरान के शाह का अधिकार हो गया। अब बाबर को फरगना और समरकंद पर अधिकार करने की तथा वहां पर अपना शासन करने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। इसलिए बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया। बाबर ने बाजोर पर आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग रक्षकों ने बड़ी वीरता से सामना किया, लेकिन वे बंदूकों के सामने नहीं टिक सके। इसलिए कुछ ही घंटों में 7 जनवरी 1519 को बाबर ने बाजोर का किला जीत लिया। बाजोर के लोगों पर बाबर ने अमानवीय अत्याचार किए। यहाँ पर 3000 लोगों को मरवा दिया तथा इसके बाद बाबर ने भीरा पर आक्रमण किया, लेकिन भीरा के लोगों ने तथा राजा ने बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर का दूसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ। बाबर बाजोर और भीरा होते हुए सियालकोट तक जा पहुंचा। वहां पर भीरा के लोगों को बाबर ने दंडित किया, लेकिन बाबर को पीछे जानकारी मिली कि काबुल की सीमा तक ईरान के शाह ने अधिकार कर लिया है तथा काबुल पर आक्रमण कर दिया है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए बाबर को वापस काबुल लौटना पड़ा। बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण जनवरी 1524 में किया। लाहौर में सुल्तान की अफगान सेनाओं ने बाबर का मुकाबला किया, लेकिन पराजित हुई। वहीं पर बाबर ने दौलत खां नामक अमीर से भेंट की। दौलत खां, जो कि इब्राहिम लोदी का एक अमीर और सेनापति था। दौलत खां का अनुमान था कि बाबर भारत पर आक्रमण करके या लूट मार करके वापस लौट जाएगा, लेकिन दौलत खां का अनुमान गलत निकला क्योंकि बाबर जहां पर एक बार अधिकार कर लेता था, वहां पर अपना शासन सत्ता स्थापित करने के लिए हमेशा से ही लालायित रहता था। इसलिए दौलत खान ने बाबर के साथ विश्वासघात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बाबर ने उसे कैद कर लिया और काबुल लौटते वक्त कंधार में 20 मार्ग पर छोड़ दिया। यहाँ से बाबर एक बार फिर काबुल वापस लौट गया क्योंकि बाबर ने जैसा भारत को समझा था वैसा नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के सुल्तान की सेना इतनी भी कमजोर नहीं थी जितनी उसे बताई गई थी और जिन अमीरों ने बाबर को आमंत्रण दिया वो ही उनके खिलाफ हो गए थे। बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण उस समय किया जब दौलत खान ने विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1525 में बाबर भारत आया और सियालकोट पहुंचने पर तथा वहां पर सियालकोट के किले को घेरकर बाबर ने दौलत खां को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। बाबर अब तक भारत पर 4 आक्रमण कर चुका था। अब उसके मन में एक निर्णायक युद्ध करने की इच्छा थी क्योंकि वह भारत तथा भारत की राजधानी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए उसने एक निर्णायक युद्ध करने के लिए पानीपत का मैदान चुना। बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के खिलाफ चीन तैमूर
और मेहदी ख्वाजा के अधीन एक सेना भेजी। दोनों के बीच हुए युद्ध में मुगल सेना विजयी रही। तत्पश्चात बाबर इब्राहिम से एक निर्णायक युद्ध करने का निश्चय कर 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान पहुंचा, जहां इब्राहिम लोदी पहले से पड़ाव डाले हुए था। अगर हम पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना की बात करें तो बाबर के पास लगभग 120-25 हजार सैनिक थे, जबकि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास लगभग 50 हजार सैनिक थे। पानीपत के मैदान में बाबर ने अपनी सेना की रक्षात्मक व्यूह रचना की और 20 अप्रैल 1526 को अपने 4-5 हजार सैनिकों को रात के समय अफगान शिविर पर आक्रमण करने भेजा, किंतु अफगानों की सतर्कता के कारण वह आक्रमण विफल रहा। इब्राहिम ने समझा बाबर ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया, इसलिए 21 अप्रैल 1526 को सुबह इब्राहिम ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। बाबर की सेना के दाएं व बाएं भाग में तुलगमा दस्ते थे और बाबर स्वयं केंद्र में रहा। बाबर के पास पैदल और घुड़सवार सेना के अलावा तोपखाना भी था। इब्राहिम की सैन्य व्यवस्था का विवरण उपलब्ध नहीं होता। अफगानों ने बड़ी तीव्रता से मुगलों पर आक्रमण किया। बाबर ने केंद्र से कोतल सेना को आगे बढ़ाया और तोपखाने से गोलाबारी का आदेश दिया। तोपखाने से गोला वर्षा और दाएं बाएं से तीरों की बौछारों से अफगानों के हौसले पस्त हो गए। मध्याह्न तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में शाम तक बाबर की सेना पूर्णतः विजय हुई और इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया। दिल्ली और आगरा भी बाबर के अधिकार में आ गए। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। इस प्रकार बाबर का भारत पर अधिकार हो गया और एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसे हम इतिहास में मुगल वंश के नाम से जानते हैं, तथा एक नई संस्कृति तथा एक नए इतिहास का उदय हुआ, जिसने भारत पर 500 वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।